स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सृजनात्मकता या रचनात्मकता को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सृजनशीलता या रचनात्मकता ये क्या होता है। तो रचनात्मकता या सृजनशीलता से तात्पर्य उन गुणों से है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी नवीन विचारधारा को प्रस्तुत करता है, यानी सामान्य से कुछ अलग हटकर कार्य करना, आपके विचारों को का सामान्य से अलग होना, ये आपका सृजनात्मकता या रचनात्मकता की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा किसी नवीन सूचना या विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य अर्थों में इसे हम जिज्ञासा, कल्पना, मौलिकता, खोज परकता, लचीलापन, प्रवाह तथा नवीनता आदि शब्दों में भी समझ सकते हैं। तो क्रिएटिविटी होती क्या है, तो हम साधारण शब्दों में समझ लेते हैं कि क्रिएट करना, यानी जब हम स्वयं अपनी बुद्धि और क्षमता के आधार पर कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करते हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, आपकी क्रिएटिविटी या रचनात्मकता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि अगर आप एक सृजनशील कक्षा या एक रचनात्मक कक्ष बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि रचनात्मकता का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो है मौलिकता, यानी नयापन, चाहे वो हमारे कार्यों में हो चाहे हमारी सोच में हो। तो किसी भी कक्षा को सृजनशील या रचनात्मक बनाने के लिए हमें सभी छात्रों को स्वयं अभिव्यक्ति का मौका देना होगा, स्वयं से कार्य करने का और स्वयं से निर्णय लेने का अवसर प्रदान करना होगा। यानी जब बालक स्वतंत्र रूप से अवलोकन करेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ अलग ढंग से प्रयास करेगा, वहीं से हम उसकी क्रिएटिविटी को या रचनात्मकता को जांच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि रचनात्मकता के तत्व क्या होते हैं, यानी जो कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो मुख्य रूप से सृजनशीलता या रचनात्मकता के 4 तत्व माने गए। वैसे तो बेसिकली 3 ही होते हैं, यानी उसमें विविधता को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में हम विविधता को भी, यानी लचीलापन, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको भी रचनात्मकता का तत्व मानते हैं। तो बेसिकली जो रचनात्मकता के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स हैं वो है पहला प्रवाह यानी फ्लुएंसी, दूसरा क्या है विविधता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी, और चौथा है विस्तारण यानी एलाबोरेशन। यानी एक अगर आपका बालक सृजनशील या क्रिएटिव है तो उसमें ये 4 गुण हमें देखने को मिलते हैं। यानी प्रवाह से क्या समझते हैं, तो प्रवाह क्या होता है, तो किसी समस्या के लिए या किसी कार्य के लिए हम जितने भी प्रत्युत्तर या जितने भी तरह के आंसर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं वो सभी किसके अंतर्गत आता है, प्रवाह के अंतर्गत आता है। यानी हमारा मस्तिष्क कितनी तीव्र गति से कार्य करता है। जैसे क्लासरूम में क्या होता है कि किसी बच्चे से कोई प्रश्न पूछा गया तो एक बच्चा एक उत्तर भी नहीं दे पाता, और कोई बच्चा होता है कि उस प्रश्न को हल करने के लिए उसके बाद ढेरों आंसर्स होते हैं, कई विकल्प होते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रवाह कहलाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है विविधता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, या इसको आप वैरायटी भी कह सकते हैं। यहाँ पे विविधता से तात्पर्य होता है कि किसी कार्य को जब हम कई अलग अलग ढंग से और जो भी तरीके हैं वो पूरी तरह से पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं, वैरायटी कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी कार्य को हम अलग अलग वैरायटी से या अलग अलग तरीके से करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी। तो ओरिजिनलिटी का मतलब नयापन होता है। तो जब हम स्वयं की बुद्धि का प्रयोग करके कुछ सोचते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा दूसरों से अलग होता है या सामान्य से अलग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी कहते हैं। यानी जब हम सामान्य से अलग हटकर या दूसरों से कुछ अलग ढंग से सोचते हैं या कार्य करते हैं तो ये आपका मौलिकता के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है विस्तारण यानी एलाबोरेशन। विस्तारण का मतलब होता है व्याख्या करना। किसी भी छोटी से छोटी समस्या की या किसी छोटे से छोटे कार्य की हम जितनी विस्तृत व्याख्या करने में सक्षम होते हैं
तो वो आपका किसके अंतर्गत आता है? क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे रचनात्मकता के 4 तत्व आपके सामने दिए हुए हैं। पहला प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि सृजनशील व्यक्तियों या सृजनशील बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है, या सृजनशीलता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो जैसे सृजनशील बालकों की, जैसे हमारे टॉरेंस ने जो क्लासिफिकेशन किया था, उन्होंने तो 84 तरीके की विशेषताएं बताई थी कि अगर कोई बालक आपका क्रिएटिव है या सृजनशील है तो उसमें 84 टाइप्स के जो गुण होते हैं या ट्रेड्स होते हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन इनको यहाँ पर हम मिनिमाइज करके देखते हैं। क्या होता है कि सबसे पहला क्या होता है? विचार, अभिव्यक्ति तथा कार्यों में मौलिकता। यानी हमारे जो विचार हैं, हमारी जो अभिव्यक्ति यानी जो हम बोल रहे हैं या हम जो कर रहे हैं, उन सभी कार्यों में क्या होनी चाहिए? ओरिजिनलिटी यानी नयापन होना चाहिए। दूसरों से कुछ अलग होगा तभी लोग हमारे कार्यों को देखेंगे, तभी लोग हमारे विचारों को सुनेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? अन्वेषणात्मक तथा जिज्ञासात्मक प्रकृति। यहाँ अन्वेषण यानी ह्यूरिस्टिक होता है। अन्वेषण का मतलब होता है खोजना। तो उसकी जो प्रकृति होती है, जो क्रिएटिव बच्चा होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? खोजी होती है, या उसमें बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं नई नई चीज़ों को जानने की, उसको करने की। तो ये जो प्रकृति होती है वो किसकी होती है? क्रिएटिव बालक की होती है। ठीक है, तीसरा आपका क्या है? गैर परंपरागत कार्यों में रुचि, यानी जो नॉन कन्वेंशनल वर्क्स होते हैं। नॉन कन्वेंशनल वर्क का मतलब होता है कि जैसे सामान्य तरीके से कोई काम कर रहा है और एक कार्य जो बिल्कुल अलग होता है, तो सामान्य से कुछ नया करना यानी कुछ अलग करना, तो ये क्या होता है? आपका गैर परंपरागत कार्य, यानी जो सिस्टम में अभी लागू ना हुआ हो, उस सिस्टम से कुछ अलग हटकर या कुछ नया करना आपका गैर परंपरागत वर्क कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा 4th पॉइंट है जोखिम व चुनौतीपूर्ण कार्यों को स्वीकारना। हमेशा जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो हमेशा चैलेंजिंग टास्क को एक्सेप्ट करता है। यानी कोई भी काम जितना जोखिमपूर्ण होता है, जितना चैलेंजिंग होता है, उसका इंटरेस्ट उसमें उतना ही ज़्यादा होता है और वो उसे एक्सेप्ट करता है और उसे करने का प्रयास भी करता है। फिर क्या है आपका? स्वतंत्र निर्णय क्षमता, यानी जो उसकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है, फ्री होती है, वो उसके लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। अभिव्यक्ति में मौलिकता, प्रवाह तथा कार्यों में विविधता, यानी आपकी अभिव्यक्ति जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ नया होना चाहिए, आपके विचारों में प्रवाह होना चाहिए तथा उसमें वैरायटी भी होनी चाहिए। तो ये थी आपकी सृजनशील बालकों की विशेषताएं, या सृजनात्मकता की जो विशेषताएं होती हैं वो भी आपकी यही होती हैं। ठीक है, अब लास्ट में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सृजनात्मकता परीक्षण कौन कौन से होते हैं, यानी क्रिएटिविटी को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला नाम जो आता है कि सृजनात्मक चिंतन परीक्षण के प्रवर्तक कौन थे, तो इसमें टॉरेंस का नाम लिया जाता है। इन्होंने एक परीक्षण बनाया था जिसको TTCT यानी टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इनको सृजनात्मकता का जनक भी माना जाता है। इसके अलावा गिलफोर्ड व मैरीफील्ड का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण ये भी बहुत फेमस है। इन्होंने क्या किया? कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए एक परीक्षण यानी क्रिएटिविटी को जांचने के लिए एक टेस्ट बनाया था। लेकिन जब भी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में सृजनात्मक चिंतन परीक्षण के जनक कौन थे, तो इसमें VK पासी का नाम जाता है। यानी भारत में सृजनात्मक परीक्षणों को प्रयोग करने का श्रेय VK पासी को दिया जाता है। इसके अलावा जो बकार मेहंदी है, इन्होंने भी अपना एक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण बनाया था। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्रिएटिविटी के संबंध में आपके सामने 4 नाम है। पहला है टॉरेंस का टेस्ट, दूसरा है गिलफोर्ड और मैरीफील्ड का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। अगर इंडिविजुअल गिलफोर्ड पूछते हैं तो इंडिविजुअल जो गिलफोर्ड का संबंध है वो आपका बुद्धि से है, लेकिन अगर गिलफोर्ड व मैरीफील्ड को कंबाइंड पूछते हैं कि गिलफोर्ड और मैरीफील्ड का जो परीक्षण था वो किसके मापन से संबंधित है, तो यहाँ पे जो उत्तर हमारा जाएगा वो जाएगा क्रिएटिविटी से। ठीक है, भारत में सृजनात्मक चिंतन परीक्षण के प्रवर्तक कौन थे, तो VK पासी का नाम जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रचनात्मकता तथा सृजनात्मकता को शिक्षण में क्यों शामिल किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जैसे कि हम लोग मानते हैं कि जब से हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसमें, या आपका जो NCF 2005 था उसमें साफ लिखा हुआ था कि ज्ञान को रटाना नहीं है बल्कि ज्ञान को के प्रति बच्चों में समझ का विकास करना, यानी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। यानी बच्चों में सीखने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डेवलप करना है, हमें चीज़ों को रटाना नहीं है। तो समझ के विकास के लिए सबसे पहले हमें बच्चों को समझना होगा, और बच्चों को समझने के लिए हमें उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने का, स्वतंत्र रूप से बोलने का, अपनी समझ को प्रदर्शित करने का, या सबसे पहले अपने अनुसार कार्यों को करने तथा सीखने का अवसर देना होगा। अगर इस दौरान उनके सामने कोई कठिनाई या समस्या आती है तो टीचर की जो भूमिका होती है वो एज अ फैसिलिटेटर मानी गई है, यानी एक सुलभकर्ता के रूप में स्वीकार की गई है कि ड्यूरिंग लर्निंग अगर हमारे स्टूडेंट को कोई दिक्कत होती है तो आप एज अ फैसिलिटेटर उसका सपोर्ट करेंगे, यानी उसे जिन चीज़ों की आवश्यकता है या जिस सहायता की आवश्यकता है हम उसे वो सहायता प्रदान करेंगे। मनोविज्ञान की भाषा में इस सहायता को स्कैफोल्डिंग कहा गया है, यानी मनोवैज्ञानिक भाषा में इस सहायता को स्कैफोल्डिंग कहा गया है कि हमें बच्चे के लिए स्कैफोल्डिंग का काम करना है, यानी सीखेगा वो अपने अनुसार, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम अपने ज्ञान और अनुभव से उसे एक सपोर्ट देंगे, और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगेगा हम वो सपोर्ट अपने आप बैक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी क्लास को हमेशा सृजनशील या निर्माणात्मक कक्ष बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को अभिव्यक्ति का, समझने का या अपनी समझ को प्रदर्शित करने का अवसर देना चाहिए। ये टॉपिक हमारा यहीं से कंप्लीट होता है। धन्यवाद।